गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के एल्कीन थर्ड पार्ट सेशन में हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन्स की डिस्कस करेंगे। इससे पहले सेशन में हम लोगों ने जो डिस्कस किया था एल्कीन पार्ट 2 में, उसमें हमने डिस्कस किया था कि रीअरेंजमेंट रिएक्शंस क्या होती है, वो किस तरह से डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में ये रिएक्शन पाई जाती है। साथ ही हमने डिस्कस किया था कि किस प्रकार से जो कार्बोनियम आयन बनते हैं डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल की रिएक्शन में, वो रीअरेंज किस तरह से करते हैं। इसके अतिरिक्त हमने जो अन्य महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं थी एल्कीन सिंथेसिस की, उनको हमने डिस्कस किया था। इस सेशन में, जिसे कि हम एल्कीन पार्ट 3 के नाम से जान रहे हैं, इस सेशन में हम फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे एल्कीन्स की। साथ ही हम एल्कीन की जो महत्वपूर्ण रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, केमिकल रिएक्शंस हैं, उनको डिस्कस करेंगे। जहां जहां जरूरत होगी वहां वहां पर हम उन रिएक्शंस की मैकेनिज्म यानी क्रियाविधि को भी हम इसमें समझेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन्स में, जैसा कि हमने इससे पहले वाले सेशंस में पढ़ा था, एल्केन जब हम डिस्कस कर रहे थे, एल्कीन्स की भी जो मुख्य जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो एल्केन के समान ही एल्केन की तरह ही होती हैं। जिस प्रकार हमने देखा था कि एल्केन में पहले 4 एल्केन जो होते हैं गैस होते हैं, उसी प्रकार से एल्कीन्स में भी इथीन, प्रोपीन और ब्यूटीन, ये तीनों जो फर्स्ट फैमिली के जो 3 मेंबर्स हैं, ये 3 मेंबर भी रूम टेम्परेचर पर गैस होते हैं। एल्कीन्स कार्बन 5 से कार्बन 15 तक, यानी कि पेंटीन से पेंटाटेसीन तक लिक्विड होते हैं, और उसके अतिरिक्त जो एल्कीन होते हैं हायर एल्कीन्स, वो गैस, वो सॉलिड नेचर के पाए जाते हैं। एल्कीन की ही भांति एल्कीन्स की जो डेंसिटी या घनत्व होते हैं वो 0.6 से 0.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब के रेंज में होते हैं। इस प्रकार हमें देख सकते हैं कि एल्कीन्स भी वाटर से हल्के हैं। बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट एल्कीन का मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज होने के साथ साथ स्मूथली इंक्रीज करता है। बहुत ज़्यादा इसमें इंक्रीजमेंट देखने को नहीं मिलता है, बहुत शार्प इंक्रीज देखने को नहीं मिलता है। सिमिलर एल्केन की ही भांति अगर हम ब्रांचिंग यानी कि पार्श्व श्रृंखला में अगर हम कार्बन नंबर को बढ़ाते हैं तो उससे जो एल्कीन्स होते हैं उनका जो वोलेटिलिटी होती है, यानी कि वाष्पशीलता, वाष्प में परिवर्तित होने की जो गुण होती है वो बढ़ जाती है। इसका मतलब उनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम हो जाएगा। एल्कीन की ही भांति एल्कीन्स भी नॉन पोलर होते हैं, अध्रुवीय होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाटर में इनसॉल्युबल होंगे, और जो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स होंगे, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, जैसे बेंजीन है, जैसे पेट्रोलियम ईथर है, हेक्सेन है, पेंटेन है, इनमें ये सॉल्युबल होंगे। इस टेबल में जैसा दिखा गया है कि पहले 3 जो मेंबर हैं, इथीन, प्रोपीन और ब्यूटीन, इनके बॉइलिंग पॉइंट बिलो 0 डिग्री सेल्सियस है। इसका मतलब कि ये रूम टेम्परेचर पर गैसेज हैं। कार्बन 4 के ही जो आइसोमर होते हैं ब्यूटीन 2 के, जिसमें कि सिस 2 ब्यूटीन और ट्रांस 2 ब्यूटीन हमको देखने को मिलता है, उनके भी जो बॉइलिंग पॉइंट है वो नियर अबाउट 0 ही है। इसका मतलब भी ये भी लिक्विड फॉर्म में तो बहुत कम पाए जाते हैं, यानी कि अगर जब इसको हम फ्रीज करेंगे तभी ये लिक्विड फॉर्म में मिलेंगे। इसके अतिरिक्त आप देख सकते हैं कि कार्बन 5 से ऊपर के जो कार्बन जो एल्कीन्स हैं वो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में पाई जाती हैं। इनकी डेंसिटीज आप देख सकते हैं 0.6 से लेकर के 0.7 के भी ऑर्डर में ये वेरी करती है। इसका मतलब कि ये सारे के जो एल्कीन होती हैं वो वाटर से लाइटर होती हैं, हल्की होती हैं। इसका मतलब जब भी इसका मिक्सचर वाटर के साथ बनाएंगे तो ये वाटर के ऊपर फ्लोट करेगी, और 2 लेयर आपको यहाँ पर एल्कीन की ही भांति देखने को मिलेंगी। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन की बात करते हैं तो केमिकल प्रॉपर्टी एल्कीन, जैसा कि हमको पता है, एल्कीन्स अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं। एल्केन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन थे। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के कंपैरिजन में ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो ये पाई बॉन्ड बना होता है, ये पाई बॉन्ड आसानी से क्रिया करने के लिए, रिएक्शन करने के लिए अवेलेबल रहता है।
अब पाई जो बॉन्ड है इसके इलेक्ट्रॉन सिंस नेगेटिव चार्ज के होते हैं, इसलिए इस पाई बॉन्ड की जो एफिनिटी होगी, इस पाई बॉन्ड का जो रिएक्शन जिस जिस रिएजेंट से रिएक्शन करेगा उस रिएजेंट के पास पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। इसका मतलब जिसके पास पॉजिटिव चार्ज होता है उसे हम इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। इसका मतलब ये समझ सकते हैं कि जो एल्कीन्स होते हैं वो जनरली इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस देते हैं। इलेक्ट्रोफाइल को हम ऐसे ई के पर प्लस चार्ज से दर्शाते हैं। यहाँ पर इसकी सामान्य क्रियाविधि दिखाई गई है कि कैसे इलेक्ट्रोफाइल पाई बॉन्ड के साथ अभिक्रिया करता है और यहाँ पर एक कार्बोनियम आयन जनरेट होता है। रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट जिसे कि न्यूक्लियोफाइल के नाम से जानते हैं, न्यूक्लियोफाइल उस प्लस चार्ज पर वाले कार्बन पर अप्रोच करके एक एडिशन प्रोडक्ट को यहाँ पर प्रोड्यूस करता है। एल्कीन्स की जो महत्वपूर्ण अपक्रियाएं हैं उनमें जो सबसे महत्वपूर्ण अपक्रिया है उन्हें हम एडिशन रिएक्शंस के नाम से जानते हैं। एल्कीन्स प्रमुखतया योग अभिक्रियाएं या एडिशन रिएक्शंस देते हैं, जिसमें सबसे पहली रिएक्शन है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू एल्कीन। इसे हम हाइड्रोजनेशन भी कहते हैं। ये रिएक्शन आपने एल्केन के प्रिपरेशन की जो मेथड्स थी, एल्केन को बनाने की जो विधियां थी उसमें पढ़ा था। इसे हम सेबेटियर-सेंड्रेन इक्वेशन के नाम से जानते हैं। इसमें इसकी मैकेनिज्म भी हम लोगों ने वहां डिस्कस किया था। एल्कीन या एल्काइन जब भी आप पैलेडियम या निकल के साथ हम इसको अपचयित या रिड्यूस करते हैं तो हमें संबंधित एल्केन्स प्राप्त होते हैं। अगली अभिक्रिया है एडिशन रिएक्शन ऑफ हेलोजन ऑन एल्कीन। ये इस एल्कीन फैमिली के रिएक्शन की बहुत महत्वपूर्ण रिएक्शन है। ये काफी पूछी जाती है। एल्कीन्स जब भी हेलोजन के साथ Cl2 या Br2 के साथ अभिक्रिया करती हैं तो यहाँ पर 1,2 डाइक्लोरो एल्केन या 1,2 डाइब्रोमो एल्केन्स को बनाते हैं, जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया। प्रोपेन की रिएक्शन से हमें 1,2 डाइक्लोरो प्रोपेन और ब्यूट 2 की जब हम ब्रोमीन से रिएक्शन कराते हैं तो 1,2 डाइब्रोमो 2,3 डाइब्रोमो ब्यूटेन हमें यहाँ पर प्राप्त होते हैं। इसकी मैकेनिज्म ये अक्सर पूछी जाती है कि ब्रोमिनेशन और या हेलोजनेशन ऑफ एल्कीन की मैकेनिज्म बताइए। एल्कीन सबसे पहले ब्रोमीन के साथ अभिक्रिया करके ब्रोमीन के पास जो लोन पेयर है, लोन पेयर का इस पाई इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्शन होता है तो यहाँ पर एक पाई कॉम्प्लेक्स जनरेट होता है। ये पाई कॉम्प्लेक्स एक 3 मेंबर्ड साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन इंटरमीडिएट देता है। ये जो 3 साइक्लिक आपको दिख रहा है ये ब्रोमोनियम आयन इंटरमीडिएट है। Br के पास प्लस चार्ज है इसलिए इसको हम ब्रोमोनियम आयन कहेंगे। सेकेंड स्टेप में जो Br2 से जो ब्रोमाइड आयन जहाँ पर पहले स्टेप में बना था वो ब्रोमाइड आयन ब्रोमोनियम आयन जो इंटरमीडिएट है उस पर रिएक्शन करता है और यहाँ पर हमें डाइब्रोमाइड को प्रोड्यूस करता है। तीसरी रिएक्शन है एडिशन ऑफ हेलोजन एसिड। हेलोजन एसिड का मतलब से HCl हो गया, HBr हो गया। इसकी रिएक्शन से हमें, चूंकि ये जो रिएजेंट है ये सिमेट्रिकल रिएजेंट नहीं है, जैसा कि यहाँ पर हमने देखा था ये रिएजेंट सिमेट्रिकल है, इसको आप 2 इक्वल हाफ में बांट सकते हैं। ये रिएजेंट सिमेट्रिकल नहीं है, इसका एक पार्ट H है दूसरा X है। ऐसे रिएजेंट को हम अनसिमेट्रिकल रिएजेंट कहते हैं। और जब भी हम अनसिमेट्रिकल रिएजेंट को एल्कीन पर एडिशन रिएक्शन देते हैं तो इसमें हमको 2 प्रोडक्ट बनने की संभावना होती है और वही प्रोडक्ट मेजर अमाउंट में बनता है जो कि मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करता है। अब मार्कोनिकॉफ रूल क्या है? मार्कोनिकॉफ रूल ये है कि रिएजेंट का जो रिएजेंट लिया आपने इसका जो नेगेटिव पार्ट है, यानी कि यहाँ पर जैसे X हो जाएगा, नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पर जुड़ेगा, डबल बॉन्डेड कार्बन पर। ये दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन है जिस कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या कम होगी। इसलिए ये जो प्रोडक्ट है ये प्रोडक्ट इसमें बनेगा, ये प्रोडक्ट इसमें नहीं बनेगा। अभिक्रिया देखते हैं। HBr H पॉजिटिव और Br नेगेटिव में ब्रेक होगा। फिर ये H पॉजिटिव के पास 2 पॉसिबिलिटीज है कि ये इधर को भी इस कार्बन पर भी जुड़ सकता है। इसका मतलब जब इलेक्ट्रॉन इधर की ओर जाएंगे तो ये इस कार्बन पर जुड़ेगा और जब इलेक्ट्रॉन B पाथ को फॉलो करेंगे तो ये इस कार्बन पर जुड़ेगा। इस तरह से हमको 2 कार्बोनियम आयन मिलते हैं। लेकिन इस दोनों कार्बोनियम आयन में अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो ये जो है ये 2 डिग्री कार्बोनियम आयन है, ये 1 डिग्री कार्बोनियम आयन है। 2 डिग्री 1 डिग्री से ज्यादा स्टेबल होता है, इसलिए जो प्रोडक्ट होगा वो इसके अकॉर्डिंग बनेगा। और इसके प्रोडक्ट बनने में आपको दिख रहा है कि नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पर जा रहा है जिसके पास कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। अगली अभिक्रिया है
एडिशन ऑफ हाइपोहेलस एसिड। हाइपोहेलस एसिड जब भी हम हैलोजन की अभिक्रिया H2O से कराते हैं, वो जब भी हम एल्कीन की रिएक्शन कराते हैं हैलोजन से, हमारा Cl2 या Br2 से इन प्रेजेंस ऑफ वाटर के प्रेजेंस में कराते हैं, तो यहाँ पर हमको ये वाटर और HCl आपस में अभिक्रिया करके हमें HOCl एक स्पीशीज देते हैं जिसे कि हम हाइपोक्लोरस एसिड कहते हैं। इस HOCl में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस अगर देखते हैं ऑक्सीजन और इस हैलोजन के बीच में, तो ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इसलिए ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज का यहाँ पर होगा, और जो हैलोजन पार्ट होता है वो पॉजिटिव चार्ज का होता है। इसलिए जो हम देख रहे हैं कि एल्कीन्स जो होती हैं वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन देती हैं, पहले पॉजिटिव पार्ट जो होता है, क्योंकि एल्कीन के पास ये जो पाई बॉन्ड है ये इलेक्ट्रॉन रिच होता है, मीन्स कि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है, तो नेगेटिव चार्ज डेंसिटी के पास हमेशा पहले पॉजिटिव चार्ज वाला आयन आएगा, इसलिए पॉजिटिव चार्ज वाले आयन को हम इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं, तो इलेक्ट्रोफाइल पहले आएगा, इसलिए इस एडिशन को हमने इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन कहा। तो एडिशन रिएक्शन जो एल्कीन में प्रमुखतया होती हैं वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस होती हैं। इस हाइपोहेलस एसिड की जो रिएजेंट में माइनस और प्लस आपने जब डिसाइड कर लिया, तो मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग आप उसको किसी भी एल्कीन पर एडिशन करा के प्रोडक्ट को प्राप्त कर सकते हैं। मार्कोनिकॉफ एडिशन कहता है कि नेगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट मीन्स यहाँ पर ये OH उस कार्बन पर जुड़ेगा डबल बॉन्ड वाले कार्बन पर जिस पर कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे, यानी कि इस कार्बन पर जुड़ेगा, और अगले दूसरे कार्बन पर प्लस चार्ज जुड़ेगा। मैकेनिज्म जैसे पूर्व में हमने इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन की रिएक्शन देखी थी, वैसे ही आप इसकी मैकेनिज्म को दे सकते हैं। पांचवी अभिक्रिया है एडिशन ऑफ वाटर, हाइड्रेशन। वाटर का एडिशन हम किसी भी मिनरल एसिड यानी कि जैसे H2SO4 है, इसकी प्रेजेंस में हम वाटर का एडिशन करते हैं। अब H2SO4 जब लेते हैं तो H2SO4 सबसे पहले एडिशन देता है डबल बॉन्ड पर, और जब डबल बॉन्ड पर देगा तो फिर वही मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो होगा। नेगेटिव पार्ट इस रिएजेंट का उस कार्बन पर जुड़ेगा जिस पर कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे। H2SO4 में H पॉजिटिव होता है और SO3H ऐसे SO4H नेगेटिव होता है। इस SO4H में भी जो नेगेटिव चार्ज होता है वो ऑक्सीजन के पास होता है, इसलिए ये स्पीशीज जुड़ेगी कार्बन से और दूसरे पर जुड़ेगा H। जब इसको हम हाइड्रोलाइज करते हैं दूसरे स्टेप में, तो हमें ये जो SO3H है ये OH में कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रकार जो नेट रिजल्ट हमें मिलता है, अगर इस एल्कीन को और इस कंपाउंड को देखते हैं, तो यहाँ पर अंतर आपको देखने को मिलेगा कि इस पर सिंपल H2O का एडिशन हुआ है, ये CH2 है, ये CH3 हो गया, ये CH है, ये CHOH हो गया, मतलब एक H यहाँ जुड़ा, OH यहाँ जुड़ा, ये H2O ऐड हुआ, इसलिए इसको हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन्स कहते हैं। अगली रिएक्शन है ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन का मतलब होता है कि जब भी हम किसी एल्कीन पर मर्क्यूरिक एसिटेट, ये मर्क्यूरिक डाइएसिटेट है, मर्क्यूरिक डाइएसिटेट की अभिक्रिया कराते हैं, और जो बनने उसके उस एडिशन अभिक्रिया से जो प्रोडक्ट बनेगा ये, इसको जब हम NaBH4 से रिड्यूस करते हैं, सोडियम बोरोहाइड्राइड, इससे रिड्यूस करते हैं, तो हमें एल्कोहल प्राप्त होते हैं। अब इस अभिक्रिया में मर्क्यूरिक डाइएसिटेट का एडिशन जो है वो कहलाता है ऑक्सीमर्क्यूरेशन, और उसको मरकरी को रिमूव करना, रिडक्शन जो होता है उसे कहते हैं डीमर्क्यूरेशन। इसका मतलब ये जो स्टेप है ये ऑक्सीमर्क्यूरेशन है और ये जो स्टेप है ये डीमर्क्यूरेशन है। मैकेनिज्म फिर से वैसे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देती हैं एल्कीन्स, तो जो ये मर्क्यूरिक डाइएसिटेट है ये टूटेगा एक एसिटेट आयन में और मर्क्यूरियम आयन में। मर्क्यूरियम आयन प्लस चार्ज का होगा, इलेक्ट्रोफाइल हुआ, ये इस पाई बॉन्ड से रिएक्शन करके 3 मेंबर्ड साइक्लिक इंटरमीडिएट बनाएगा जिसे हम मर्क्यूरियम आयन कहते हैं। वाटर इस पर अप्रोच करेगा तो हमें ये रिजल्ट मिलेगा, यहाँ से एक H पॉजिटिव एलिमिनेट होगा क्योंकि ये OH 2 हो गया, यहाँ पर ऑक्सीजन के 3 बॉन्ड हो गए, तो H पॉजिटिव को यहाँ से एलिमिनेट होना है, तो यहाँ पर हमको ऑर्गेनो मर्क्यूरियल अल्कोहल मिलेगा, ये ऑक्सीमर्क्यूरेशन है। इसको हमने रिडक्शन किया इस तरह से, तो हमें ये इस मरकरी को रिमूव करके यहाँ पर H को जोड़ देगा और जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा वो एक अल्कोहल होगा। ये ओजोनोलिसिस, ये भी महत्वपूर्ण अभिक्रिया है। एल्कीन जब भी ओजोन के साथ अभिक्रिया करता है इन प्रेजेंस ऑफ जिंक मेटल, तो हमें यहाँ पर एल्कीन्स को बेसिकली ये लिसिस का मतलब होता है कि टूटना,
ओजोन के एडिशन के साथ साथ ये जो एल्कीन मॉलिक्यूल है ये 2 भागों में टूट जाती है और जो प्रोडक्ट बनते हैं वो कार्बोनिल कंपाउंड बनते हैं। 2 कार्बोनिल कंपाउंड आपको मिलेंगे। तो जो 2 कार्बोनिल कंपाउंड हमें इस रिएक्शन में मिलते हैं उसकी अभिक्रिया यहाँ पर आपको दिखाई हुई है। ओजोन सबसे पहले ये ट्राइएटमिक ऑक्सीजन का कंपाउंड है, बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होता है। ये पहले आइसोओजोनॉइड या इसे हम मोलोजाइड कहते हैं, मोलोजाइड बनता है। फिर ये जो मोलोजाइड है ये रीअरेंजमेंट करता है और ओजोनॉइड देता है। ये ओजोनॉइड इस प्रकार से, जैसे कि एरो दिखाएं, इस प्रकार से जिंक की प्रेजेंस में डिग्रेड होके टूट के 2 मॉलिक्यूल एल्डिहाइड के बनाता है। अब इस रिएक्शन में ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर एल्कीन सिमेट्रिकल है, इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर एल्कीन सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल का मतलब कि ऐसी एल्कीन जिसको आप 2 इक्वल हाफ में बांट सकते हैं, जैसा कि यहाँ दिखाया गया है, ये RCH है, यहाँ पर भी अगर R होता तो इसको हम सिमेट्रिकल एल्कीन कहते हैं। और R अगर सेम ग्रुप होते हैं एल्काइल, तो सिमेट्रिकल एल्कीन आपको 2 समान एल्डिहाइड और कीटोन के मॉलिक्यूल देगा, जबकि अनसिमेट्रिकल एल्कीन में तो अलग-अलग एल्डिहाइड या कीटोन के मॉलिक्यूल, कार्बोनिल कंपाउंड के मॉलिक्यूल प्राप्त होते हैं। अगली अभिक्रिया है हाइड्रोक्सिलेशन। हाइड्रोक्सिलेशन अभिक्रिया का मतलब ये होता है कि एल्कीन को जब भी हम किसी रिएजेंट के साथ अभिक्रिया करते हैं जिसमें कि हमें ये डायोल देता है, ये है 1,2 डायोल, इस अभिक्रिया को हम डाइहाइड्रोक्सिलेशन या हाइड्रोक्सिलेशन के नाम से जानते हैं। और इसके लिए हम 2 रिएजेंट प्रमुखतया लेते हैं, एक होता है ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड और दूसरा होता है KMnO4। तो एल्कीन को जब भी हम ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड या KMnO4 के साथ रिएक्शन कराते हैं, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड का रिएक्शन करने पर हमें H2O2 की जरूरत पड़ती है, जबकि KMnO4 के साथ रिएक्शन करने पर हमें बेसिक मीडियम, एल्कलाइन मीडियम की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पर 1,2 डाइहाइड्रोक्सी डायोल्स बनते हैं। इनकी अभिक्रिया देखते हैं। क्रियाविधि में ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड का जो बॉन्डिंग होती है वो इस प्रकार से होती है। एल्कीन के साथ अभिक्रिया करने पर ये एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट को बनाते हैं इस तरह से, और ये साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट इस यहाँ पर से हाइड्रोलाइज होते हैं। हाइड्रोलाइज होने के बाद इस बॉन्ड पर हाइड्रोलाइज होते हैं, और हाइड्रोलाइज होने के बाद ये करस्पॉन्डिंग 1,2 डायोल को परफॉर्म करते हैं। इसी तरह से KMnO4 की मैकेनिज्म भी हम यहाँ पर दे सकते हैं। KMnO4 किस प्रकार से साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनाता है और जो वाटर के साथ एल्कलाइन मीडियम में हाइड्रोलाइज होके 1,2 डायोल को हमें देता है। इस प्रकार आज के इस सेशन में हमने केमिकल रिएक्शन और फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन्स को पढ़ा। एल्कीन्स की रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन यहाँ पर हमने डिस्कस कर ली हैं। अगले सेशन में हम लोग पढ़ेंगे कि एल्काइन, उसकी बनाने की विधि और उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया जाएगा।